नमस्कार दोस्तों। रैपिड फायर के आज के सेशन में हम बैठे हैं श्री अतुल कटियार जी के साथ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में बरेली यूनिवर्सिटी में। अतुल जी एक लंबे अरसे से राजनीतिक परिवेश से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो राजनीति होती है उसको भी बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा है। प्रदेश के स्तर पे जो राजनीति होती है उसको भी काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। आज हम अतुल जी के साथ जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस चुनावी माहौल को लेके और इस आगामी सरकार को बनने को लेके उनका क्या मानना है और क्या कहना है। तो आज हम मिलते हैं अतुल कटियार जी से। नमस्कार अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। नमस्कार साथियों, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल जी, जैसे हम लोग रैपिड फायर खेलने जा रहे हैं आज आपके साथ, इसमें हम 5 सवाल आपसे पूछेंगे जिनका आपको हमें जवाब देना होगा। ये ऑब्वियसली ये जो सवाल हैं ये चुनावी माहौल और आने वाली सरकार से जुड़े हुए हैं। तो अतुल जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस चुनावी माहौल में और इस चुनावी उठापटक में आपको क्या लगता है कि इस बार यूपी में सत्ता कौन काबिज करेगा? देखिए, जो सोशल मीडिया से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैं तो 1.5 साल से मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया देखा नहीं है, ना अखबार मंगाता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम मिस इन्फॉर्म्ड तो नहीं हूँ मैं। अनइन्फॉर्म्ड थोड़ा बहुत रह सकता हूँ, मिस इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि परिवर्तन पश्चिम से शुरू हो रहा है और ये पूरे के पूरे मध्य से होते हुए पूर्वांचल में जाएगा। तो लग तो ऐसा ही रहा है, लोगों से भी मेरी बात होती है, कई सारे मित्र हैं, गाज़ियाबाद में हैं, मेरठ में हैं, बागपत में हैं। फर्स्ट फेज़ का चुनाव 10 तारीख को होने जा रहा है, वहाँ पे मतदान होगा। तो जिस तरीके से वो लोग बताते हैं तो लगता है कि लोगों में गुस्सा बहुत है सरकार के प्रति, और जिस तरीके से आर्थिक नीतियों पे इन्होंने काम किया है, लोगों के व्यवसाय ख़त्म हुए हैं, लोगों की नौकरियां छिनी हैं, और उसके बाद जिस तरीके से अनप्लान्ड मैनर में इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, वो एक तरीके से कोड़ में खाज का काम किया। तो मुझे लगता है लोगों में गुस्सा है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, और मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में परिवर्तन होना भी चाहिए। जी। तो अतुल जी, ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, तो इस परिवर्तन में आपको क्या लगता है कि कौन इस बार अपने आप को काबिज कर पाएगा? मतलब अगर परिवर्तन होता है तो हमारे पास तमाम ऑप्शन है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। तो आपको क्या लगता है अगर बीजेपी जाती है तो किसका सत्ता में आना तय है? अगर ग्राउंड की बात हम करें तो मैं राजनीति में थोड़ी रुचि रखता हूँ। एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, लेकिन ट्रैक करता रहता हूँ। पिछले 4-5 सालों में अगर कोई पार्टी सही में मुद्दों को लेकर लड़ती रही है, चाहे वो 69,000 शिक्षकों का मामला हो, या शिक्षा मित्रों का मामला हो, या कोई भी जैसे अभी हाथरस में घटना हुई, लखीमपुर में घटना हुई, तो समाजवादी के लोग मुझे ज़्यादा सड़क पे दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, जिस तरीके से लोगों से बात भी हो रही है, लोग अगर परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं, तो उनके ज़ुबान पे एक ही नाम है, वो है अखिलेश यादव। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर है। तो अतुल जी, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी का है और बीजेपी का जाना लगभग तय है आपके हिसाब से, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि समाजवादी सरकार में असुरक्षा बहुत ज़्यादा थी, तुष्टीकरण बहुत ज़्यादा था, बीजेपी में ऐसा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर असुरक्षा का कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं समझ पाया। अगर असुरक्षा होती या ऐसा कोई मंशा होती सरकार की, तो डायल 100 तो नहीं लाए होते, 1090 वुमेन हेल्पलाइन तो नहीं लाए होते। डायल 100 में आपने देखा होगा कि
पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, गांव में कोई भी डांट देता है, डपट देता है, शहर में भी बेचारा किसी कोने में कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई पुलिस में तो खैर जाने से वैसे ही लोग डरते हैं, शरीफ लोग वैसे ही डरते हैं, वो एक फ़ोन कर देता था। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स सिस्टम इतना अच्छा था कि 5 मिनट के अंदर उसकी सुनवाई हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर सुरक्षा का कुछ मॉडल लेकर आ रहे होते तो डायल 100 को सीधे लखनऊ से नहीं कनेक्ट किया था। मैंने कई लोगों को सुना है, वो कई बार सिफारिश के लिए आते हैं, अरे भाई हमको गलत फंसा लिया है, ये है वो, कोई यहाँ पर सिफारिश हो जाए, तो पता चलता था नहीं भाई वो तो लखनऊ से ही हुआ है, अब आपका पूरा उसमें तफ्तीश होगी, अगर आप निर्दोष हैं तो मेरे ख्याल से आप बाहर आ जाएंगे। तो इतना अच्छा रिस्पांस सिस्टम अगर दिया है तो सुरक्षा की तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इसको क्या तर्क है, वो क्या तर्क देते हैं। हाँ, अभी नाम डायल 100 का 112 कर दिया और इतना समझ में आ रहा है कि अब वो रिस्पांस सिस्टम नहीं बचा। तो फास्ट रिस्पांस सिस्टम था वो नहीं, अब डायल 100 को बिल्कुल मेरे ख्याल से ख़राब कर दिया गया। और एम्बुलेंस की भी बात अगर हम करें तो उस समय एम्बुलेंसेस दिखाई देती थी, कोई भी गरीब का अगर कोई रात बेरात अगर कोई उसके साथ घटना ऐसी हो जाए कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है तो एम्बुलेंस फ़ोन किया जाता था, एम्बुलेंस आती थी। तो पहले 100 था, 108 था, 109 था, वुमेन पावर था। तो ये सारी चीज़ें सुरक्षा के ही दृष्टिकोण से लाई गई थी। तो इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं। सुरक्षा के संसाधन जुटाए गए थे और बहुत अच्छे लाए गए थे, मैं तो सेटिस्फाइड। अच्छा अतुल जी, एक बात बताइए कि जैसे आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी जो है अपने आप को आगे लेके आएगी इस बार, आपको जो इस समय समाजवादी के जो मुद्दे हैं जो जिनको लेके चल रही है, उसमें से 3 ऐसे मुद्दे आपको कौन से अच्छे लगते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि समाजवादी आएगी? सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो 300 यूनिट्स फ्री की बात करी है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं है। और मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। हम लोग अब हमारी अभी भी खेती है। तो जिस तरीके से सिंचाई की बात आपने की है, अखिलेश जी ने कहा है कि उसकी बिजली भी हम सस्ती करेंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकार के कर्मचारियों के लिए तो आप समझ लीजिए जीवन दान है एक तरीके से, जो बंद कर दी गई थी। तो मुझे लगता है ये 3 मुद्दे ही काफ़ी हैं। मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, मेरे को ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं और ये ज़रूर चुनाव पे असर डालेंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए और उन्होंने कहा है कि भाई ये बहुत ही अच्छी स्कीम अखिलेश जी ला रहे हैं, तो इसी वजह से हम वो प्योर मतलब जिन्हें कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा भाजपा से मेल खाती है, लेकिन वो इस मामले पे समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए अपना मन बना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जिससे विचारधारा के ऊपर कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है तो स्कीम अच्छी। और इस समय मुझे लगता है थोड़ा बहुत मरहम का काम जरूर करेगा। 300 यूनिट बिजली गरीबों को मिल जाएगी। तो अभी जिस तरीके से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो उसमें उनको मदद मिलेगी। जी। अच्छा अतुल जी, अब मैं आपसे आपकी जाति वोट की मैं बात करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आप एक्टिव राजनीति में नहीं हैं, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं हैं। अगर आपका अपना वोट आपको देना हो तो आप किन 3 मुद्दों पर किसी पार्टी को वोट देंगे? मतलब आप किसको देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अपने 3 मुद्दे क्या होंगे आपके क्षेत्र के? या जैसे आप नवाबगंज से जी। बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के चीज़ों को देख के ऐसे कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनकी वजह से आप किसी पार्टी को वोट देंगे? सबसे पहले तो क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो पिछले 3-4 सालों में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में गरीब लोगों के बच्चे ही ज़्यादातर पढ़ने आते हैं। स्कॉलरशिप जो ख़त्म की है, तो मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप एक अच्छी व्यवस्था थी जिससे गरीब घर के बच्चे भी इंजीनियरिंग कर पाते थे। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्कॉलरशिप फिर से बहाल की जाए। और दूसरा ये है कि गरीब लोगों को भी जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो पहले व्यवस्था ये होती थी कि उनसे
स्कॉलरशिप का पैसा मतलब पहले उनसे फ़ीस नहीं जमा करवाई जाती थी, ज़ीरो फ़ीस पर उनका एडमिशन हो जाता था और बाद में सरकार उनको स्कॉलरशिप दे देती थी। लेकिन अब व्यवस्था ये हो गई है कि पहले उनको पैसा जमा करना पड़ता है, फ़ीस जमा करनी पड़ती है, उसके बाद स्कॉलरशिप आती है। तो उससे जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है और उसको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो एकदम 1 लाख रुपए अरेंज करना उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से एमएसपी की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, तो किसान परिवार से होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि एमएसपी का कानून भी बने और फसल के सही दाम मिलने चाहिए, क्योंकि धान और गेहूँ दोनों की ही कीमत 16-1800 के करीब रहता है, लेकिन इस बार लोगों का धान और गेहूँ 800 रुपये से भी कम में उठा है। तो ये जब तक हम अपने गांव के लोगों को मजबूत नहीं करेंगे आर्थिक रूप से, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो सही मायने में राष्ट्रवाद हमारा यही कहता है कि हम अपने खेत खलिहान से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाएं, वो तरक्की करेंगे, कृषि क्षेत्र तरक्की करेगा, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तब देश भी तरक्की करेगा, और यही राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। तो अतुल जी, जैसा मैं अभी आपने कहा कि जो कृषि का जो मामला है, एमएसपी का जो मामला है, एमएसपी में सरकार ने तय किया, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि भाई आपका गेहूं, धान या जो भी जिस पे भी एमएसपी लग रही है वो कम से कम इतने का तो जाएगा ही जाएगा। अगर इससे ऊपर का आपको कहीं जा रहा है तो आप किसान उसको कहीं भी बेच सकता है। तो इसमें एमएसपी का कानून जो जिसके लिए लेकर जो किसानों ने आंदोलन किया कि एमएसपी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या वो मतलब वो रहा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि एमएसपी मतलब मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और कई लोग ऐसे भी किसान मेरे को मिले जो आंदोलन कर रहे थे, तो उनका कहना था एमआरपी करो, जबकि एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अगर आपका 100 रुपये का एमआरपी लगा दिया गया तो आप 100 रुपये से ऊपर बेच नहीं सकते हो। एमएसपी और एमआरपी का फर्क ये किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है? नहीं, यही यही तो बात है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर किसी चीज़ के निर्धारित कर दिए जाएंगे तो किसान अगर उसकी आज की डेट में, जैसे मान लीजिए अभी मौसम ख़राब हो गया और उसकी लागत ज़्यादा आ गई, फिर आपने उसको कैप लगा दिया, तो उसका तो नुकसान हो जाना है ना। मिनिमम सेल प्राइस में ये है कि कम से कम उसका उतना मूल्य तो उसको उसके फसल का मिल जाएगा ना, उसके ऊपर तो जितना भी उसका जहाँ पर भी सहूलियत लगती होगी वो बेचना होगा उसे बेच देगा। अगर मार्केट में स्कैसिटी है किसी भी चीज़ की तो वो ठीक है, वो ज़्यादा में बेचना चाहेगा, लोगों को अगर चाहिए होगा तो वो लेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि किसान की जो लागत होती है वो उसके जो उसकी प्राइस है उससे ज़्यादा हो जाती है, इसी में उसको नुकसान होता है। और इसीलिए कर्जे में भी किसान, आप देख लीजिए, किसान आत्महत्या के मामले में अपना देश जो है वो मतलब इसमें तो ये पार्टी से ऊपर उठ के बात है। पहले भी आत्महत्याएं होती थी, अब तो आप देख ही लीजिए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई, अब तो आत्महत्या के रेट और बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप डेटा उठाकर देख लें तो एमएसपी का कानून आने से ये होगा कि एक तरीके से गारंटी हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी कि भाई कम से कम इतनी लागत हमने लगा दी है तो 1.5 गुना 2 गुना हमको प्राइस तो मिल ही जाएगा। उसके ऊपर तो वो उसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का अधिकार सबको होता है, बिजनेसमैन को है। तो कृषि भी तो एक तरीके से व्यवसाय भी है, तो उसको भी बिजनेसमैन की कैटेगरी में लाना चाहिए, बिजनेस की कैटेगरी में लाना चाहिए, और उसको उस तरीके से उसका सही दाम उसे मिल जाना चाहिए। और यही मांग अभी किसान कर भी रहे थे, कि कह रहे थे कि 3 कानून तो आप लाए हैं, लेकिन आप एमएसपी की बात आपने नहीं की, उसका कानून आप नहीं लाए। सरकार इसमें कहीं ना कहीं बचती हुई दिखाई दे रही थी। तो वही है कि अगर सीधे सीधे शब्दों में ये कह दिया जाता कि नहीं एमएसपी का कानून भी आएगा उसमें, और हर क्रॉप के प्राइसेस फिक्स कर दिए जाएंगे, तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं थी। तो ये कर सकती थी सरकार, मजबूत सरकार थी, और इसको करना चाहिए था। बहरहाल नहीं करा, उन्होंने कुछ सोचा होगा और उसके बारे में अब उन्हीं को सोचना है आगे भी। अतुल जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एक युवा हैं, एक शिक्षक हैं, एक यूनिवर्सिटी में आपका एक अच्छा रुतबा दबदबा है, तो आप युवाओं को, युवा वोटर्स को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवाओं के लिए संदेश बहुत साफ है। सबसे पहले तो ये है कि युवा देश का भविष्य होते हैं और भविष्य बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सबके कंधों पर होती है। तो लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया गया है कि हम अपना मत 18 साल के ऊपर हैं तो करें और सरकार अपनी चुने। तो सबसे पहले तो सारे युवाओं को बहुत ही जिम्मेदारी से इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें अपना मतदान ज़रूर करना है। सरकार आपको जो भी पसंद आए, जो आपके मुद्दे सूट करते हों, जैसे अगर आपको लगता है कि इस बार बजट भी आया है कि अगर शिक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इस सरकार को वोट दें, और अगर लगता है कि नहीं किया तो इसको बदल भी दें। मुझे लगता है कि कोई एक इकोसिस्टम में बंद नहीं जाना चाहिए युवाओं को, उन्हें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जब आप वोट करने जाते हो तो मुझे लगता है शब्द खराब है लेकिन स्वार्थी होना चाहिए, वोटर को बहुत स्वार्थी होना चाहिए। तो युवाओं को ये देखना चाहिए कि कोई भी देश तब आगे बढ़ता है जब उसकी शिक्षा नीति बहुत मजबूत होती है। तो देखना चाहिए कि शिक्षा नीति क्या काम कर रही है, क्या ऐसी शिक्षा हमको दी जा रही है या आगे काम हो रहा है जो गरीब तक पहुंच रही है, मतलब देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, और किस तरीके के कोर्सेज हैं, हम लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इंटरनेशनल टाइप्स हैं कि नहीं हैं, लोगों को किस किस व्यवसाय में, जैसे आजकल एक कोर्स इंजीनियरिंग के बाद लोग एमबीए करते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं, फाइनेंस में चले जाते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज क्या हम लोगों को हायर कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, सरकारी नौकरियां अगर हैं तो कितने पद हैं, इन सब की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। सरकार कितने भर रही है, कितने खाली है, किस रेट पे भर रही है, तो इन सब की जानकारी उनको होनी चाहिए और उस आधार पर उनको वोट करना चाहिए। और सबसे आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतदान नहीं करोगे तो स्थिति वैसी ही हो गई है कि आपने तैयारी तो बहुत अच्छी करी है लेकिन परीक्षा देने नहीं गए। तो परीक्षा जब देने नहीं गए तो आप फेल ही हो गए। तो जब आप वोट नहीं करते हो, मैं देखता हूँ परसेंटेज 50 रह जाता है, 60 रह जाता है। आप 100% अगर आप वोट ही नहीं कर रहे हो तो सरकारें भी जो बन रही हैं तो 30%, मतलब वो 70% की तो सरकार नहीं चुनी हुई है ना। कितना भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज हो जाए और सरकार अगर 30% पे ही चुनी जा रही है तो 70% की तो बोले, तो फिर लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी तरीके से लोकतंत्र जिस तरीके से संविधान बनाया गया है उसमें मताधिकार दिया गया है तो वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है और मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मतदान जरूर करिए। 100% नहीं हो सकता, ये हम व्यवहारिक तौर पे जानते हैं, लेकिन कम से कम 90 तक तो उसको लेकर जाए, ताकि जब हम कोई भी सरकार चुनकर आए तो कह सकें कि ये बहुमत की सरकार है, लोगों की सरकार है, लोगों ने 50 से ऊपर बहुमत दिया है इनको, इसलिए ये सरकार चुनी गई। शुक्रिया। धन्यवाद अतुल जी, आप रैपिड फायर में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।